नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का सबसे पहला टॉपिक है ज्वालामुखी एवं भूकंप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं से जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। पहली श्रेणी है गैस व जलवाष्प की, दूसरी श्रेणी है विखंडित पदार्थ की और तीसरी है लावा की। यहाँ से आपसे प्रश्न में गैस के संदर्भ में पूछा जा रहा है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा कि जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा होती है 60 से 90%। यदि हम गैस की बात कर लें तो गैसों में मुख्य रूप से CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें, मीथेन, ये सभी गैसें मुख्य रूप से निकलती हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें विखंडित पदार्थ की, तो विखंडित पदार्थ में कई पदार्थ ऐसे हैं जैसे धूल और राख से बने हुए चट्टानी टुकड़े, जिनको एक शब्द दिया गया है टफ। टफ अगर पूछा जाए क्या है तो आप कहेंगे धूल व राख से बने हुए चट्टानी टुकड़े। इसी तरह से विखंडित पदार्थ में लैपिली आ जाएगा। लैपिली क्या होता है? मटर के दाने के आकार के ये टुकड़े होते हैं जिनको नाम दिया गया है लैपिली। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि लैपिली क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया के बाद निकलने वाले पदार्थों में जो मटर के दाने के आकार के होते हैं उनको लैपिली कहा जाता है। क्लियर है? इसी तरह से अगला विखंडित पदार्थ है बाम्ब। बाम्ब ऐसे कुछ बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं जो कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास के होते हैं। क्लियर है? उनको बाम्ब कहते हैं। फिर एक विखंडित पदार्थ होता है जिसका नाम है ब्रेसिया। ये जो ब्रेसिया है ये कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े होते हैं। क्लियर है? तो ये विखंडित पदार्थ की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद जो पदार्थ की तीसरी श्रेणी है वो है लावा की। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर आकर फैलता है तो उसको लावा कहते हैं, और यही लावा जमाव के बाद आग्नेय सेल का निर्माण करता है। क्लियर है? तो ये है ज्वालामुखी क्रिया के बाद निकलने वाले पदार्थों का एक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यही बात कही जा रही है कि जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ या अन्य गैसें छिद्र या दरार से होकर बाहर निकलती हैं तो इसी क्रिया को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट से मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा भी कई गैसें निकलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए, अगर हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, बैरन ज्वालामुखी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बैरन आइलैंड पर ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये जो बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है मुख्य रूप से? तो ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। क्लियर है? याद रखिएगा, यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था, तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर? बैरन आइलैंड पर। क्लियर है? अब यहीं पर एक बात और आपको रिलेट करिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नारकोंडम द्वीप में किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में नारकोंडम द्वीप पर सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो ये भी बात आप इसी प्रश्न के साथ कोरिलेट करके ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकल्प में कुछ और ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं। यदि कभी भी आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करें तो निश्चित रूप से विकल्प में जो भी नाम दिए गए हैं उस पर डिटेल चर्चा जरूर कर लें। जैसे यहाँ पर विकल्प ए में देखिए विसुवियस लिखा हुआ है। देखिए, ये विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में है और ये इटली का है। क्लियर? विकल्प बी में लिखा है एटना ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, ये जो एटना ज्वालामुखी है ये सिसिली द्वीप से संबंधित है और कहाँ पर? इटली में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, विसुवियस और एटना ये दोनों कहाँ से? इटली से संबंधित है। क्लियर है? अब विकल्प डी में लिखा है स्ट्राम्बोली। ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्राम्बोली है ये भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर ये ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो ये संक्षिप्त इंट्रो हो गया सभी विकल्प का। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, स्ट्राम्बोली। अभी आपने पढ़ा है कि भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, और ये बात और इंक्लूड कर लीजिए कि इस भूमध्य सागर के
प्रकाश स्तंभ के तौर पर इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। आइए जरा इसको और डिटेल में देखते हैं। देखिए जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है। और अभी हमने आपसे कहा कि भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है? इटली में लिपारी द्वीप पर। क्लियर है? और पृथ्वी का वह भाग जहां पिघले हुए चट्टान होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। और पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में ये आता है तो ज्वालामुखी कहलाता है। तो इसको तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित जो तरल पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा धरातल पर फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये किस देश से संबंधित है? ए विकल्प में लिखा हुआ माउंट रेनर। देखिए जो माउंट रेनर ज्वालामुखी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, तो ए को आप संबंधित करेंगे किससे? चौथे के साथ। माउंट एटना ज्वालामुखी का संबंध अभी आप पढ़ चुके हैं, इटली से, पहले के साथ सुमेलित करेंगे। माउंट पेरिकुटीन, ये जो माउंट पेरिकुटीन ज्वालामुखी पर्वत है ये कहां पर है? मैक्सिको में। क्लियर है? तो यहां पर सी को कोरिलेट करेंगे दूसरे के साथ। और माउंट एपो ज्वालामुखी पर्वत कहां पर? फिलीपींस में, तो डी को कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो पर्वतों के नाम लिखकर यह पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है? तो यहां पर आप पर्वतों के साथ जो देश का क्रम देख रहे हैं ये बात भी अपने दिमाग में रखेंगे कि ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं, यानी माउंट रेनर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो ये सभी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, और इनसे संबंधित देश के नाम आपने देख लिए। क्लियर है? तो जो आपका कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 1 2 3 का, और 4 1 2 3 के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। क्लियर है? अगला देखिए, और ये प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? तो इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर आपने ये प्रश्न देख लिया। अब यहां पर कुछ बातें और इंक्लूड करिए, जरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे आपने ये तो देख लिया कि माउंट रेनर ज्वालामुखी पर्वत ये यूएसए में है। क्लियर है? यूएसए में और कौन से ज्वालामुखी पर्वत आपको ध्यान रखना है? तो ध्यान रखिएगा माउंट सस्ता। ठीक है? माउंट सस्ता ये कहां से? यूएसए से। सेंट हेलेंस, ध्यान रखेंगे सेंट हेलेंस। क्लियर है? ये जो कास्कड श्रेणी है उस पर है ये, और ये भी यूएसए से संबंधित है। तो यहां पर यूएसए से संबंधित आपने 3 देखे हैं, माउंट रेनियर, माउंट सस्ता और सेंट हेलेंस। क्लियर है? अब हम लोग अगला देख रहे हैं इटली। इटली के संदर्भ में अभी आपने देखा है एटना के अलावा आपको इटली में विसुवियस जरूर ध्यान रखना है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो विसुवियस है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर है? कई बार ये ज्वालामुखी के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे इटली में एटना, ठीक है, और विसुवियस। और विसुवियस किस प्रकार का है? सुसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर है? अगला लिखा हुआ है माउंट पेरिकुटीन, ये कहां पर है? मैक्सिको में। देखिए माउंट पेरिकुटीन के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है? एक ध्यान रखिएगा पाराकीन, क्या नाम आपको ध्यान में रखना है? मैक्सिको से पारिकीन। ये जो पारिकीन है ये मैक्सिको से संबंधित है। इसी तरह से कोलिया कहां से संबंधित है? मैक्सिको से। पोपो कैटेपिटल, क्या नाम है? पोपो कैटेपिटल, ये कहां से संबंधित है? मैक्सिको से संबंधित है। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है पीको डे ओरिजावा, इसका भी संबंध कहां से है? मैक्सिको से। क्लियर? एक बार मैं नाम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये ज्वालामुखी पर्वत बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको से संबंधित है, पोपो कैटेपिटल मैक्सिको से संबंधित है, पारिकन मैक्सिको से संबंधित है, पीको डे ओरिजावा मैक्सिको से संबंधित है, और कोलिया ये कहां से संबंधित है? मैक्सिको से। क्लियर है? अब आ जाइए फिलीपींस पर। माउंट एपो का संबंध किससे है? फिलीपींस से है। इसके अलावा मेयाना कहां से? फिलीपींस से। माउंट ताल, बहुत प्रश्न पूछा गया ये, याद रखिएगा माउंट ताल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा फिलीपींस में आप ध्यान में रखेंगे माउंट पिनाटुबो, क्या नाम ध्यान रखना है? माउंट पिनाटुबो। ये सभी आपको ध्यान रखना है किसके संदर्भ में? फिलीपींस के संदर्भ में। माउंट एपो, मेयाना, माउंट ताल और माउंट पिनाटुबो। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटाओ है इसका संबंध इंडोनेशिया से है, तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया से संबंधित है ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ। देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा क्राकाटाओ के संदर्भ में कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर?
इंडोनेशिया में है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है कौन, क्राकाटाओ। यहाँ पर इंडोनेशिया में कुछ और प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जैसे समेरु, याद रखेंगे जावा में समेरु, मेरापी, दुकोनो, ये सभी कहाँ संबंधित है, इंडोनेशिया से। तो ध्यान रखेंगे क्राकाटाओ, समेरु, मेरापी और दुकोनो। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ और देश के नाम दिए गए हैं, जरा वहाँ के भी कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत देख लीजिए। जैसे फ्यूजियामा, ये कहाँ संबंधित है, जापान से। देखिए जापान में एक और आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, असामा, क्या नाम है, असामा। तो जापान में आप दो याद रखेंगे, फ्यूजियामा और असामा। एक बार फ्यूजियामा का पूछा गया है कि किस प्रकार का ये पर्वत है, तो ध्यान रखेंगे ये ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। माउंट एटना, ये कहाँ से है, इटली से संबंधित है। इटली में आपने दो पढ़ रखा है, कौन कौन सा, विसुवियस और एटना, क्लियर है। अगला सेंट हेलेंस, कहाँ पर, यूएसए में, और यूएसए में सेंट हेलेंस के अलावा मैंने आपको बताया था, और सेंट हेलेंस कहाँ पर, कास्केड श्रेणी में, क्लियर है। उसके अलावा मैंने आपको माउंट रेनियर बताया है और माउंट सस्ता, क्लियर है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर विकल्प ए में लिखा हुआ है सबनकाया। ध्यान रखिएगा यहां पर देश में लिखा जा रहा है इटली, ये यहां पर सही सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि सबनकाया ज्वालामुखी का संबंध कहां से है, पेरू में, क्लियर। सबनकाया ज्वालामुखी कहां पर है, पेरू में, ये बात स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। जरा अन्य ज्वालामुखी को भी यहां पर देख लीजिए। इसमें अगला जो दिया गया है कोलिमा, कोलिमा का संबंध कहां से है, मैक्सिको से, क्लियर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोलिमा कहां पर है, मैक्सिको में। मैक्सिको में आपने और कौन सा देखा था, मैं फिर से रिकॉल करा दूं, पोपो कैटेपिटल, इसके अलावा आपने देखा था पेरिकुटिन, इसके अलावा पारिकन, इसके अलावा मैक्सिको में पिको डे ओरिजावा, क्लियर। तो ये सभी याद रखेंगे मैक्सिको से संबंधित, क्लियर। अगला दिया हुआ है मेरापी, इंडोनेशिया। अभी आपने पिछले ही प्रश्न में इस बात को देखा था कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है मेरापी, और आप देख रहे हैं कि ये इंडोनेशिया से संबंधित है। इसके अलावा आपने समेरू को देखा था इंडोनेशिया से संबंधित, दुकोनो को देखा था, क्राकाटाओ को देखा था, इन सभी का संबंध कहां से है, इंडोनेशिया से। देखिए एक प्रश्न को जब आप डिटेल में कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको आगे निश्चित रूप से मिलेगा, और ये आप यहां पर देख भी रहे हैं। अगला जो डी विकल्प में लिखा माउंट असामा, ये भी आप देख चुके हैं। माउंट असामा मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में कोरिलेट कराया था, जब वहां पर आप फ्यूजियामा को पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था जापान के संदर्भ में आपको फ्यूजियामा और असामा इन दोनों को ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। तो कोलिमा मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया, माउंट असामा जापान में, और सबनकाया कहां पर, पेरू में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो देखिए यहां पर विकल्प में जो नाम दिए गए हैं इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, माउंट कोटापैक्सी। क्या नाम है, माउंट कोटापैक्सी, क्लियर। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, क्लियर। देखिए ये जो माउंट कोटापैक्सी है ये कहां पर है, सबसे पहली बात तो ये है। तो ध्यान रखिएगा कि ये विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटापैक्सी, ये सक्रिय ज्वालामुखी, क्लियर। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित है, क्लियर। तो दो तीन बातें आपने कोटापैक्सी के बारे में देखी कि जो माउंट कोटापैक्सी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, पहली बात, विश्व का सबसे ऊंचा है, और तीसरी बात कि माउंट कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में है, क्लियर। अगर हम अन्य विकल्प की बात कर लें जैसे माउंट एकांका गुहा, देखिए ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एकाका गुहा, क्लियर। ये जो माउंट एकाका गुहा है ये क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी, और कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर हम बात कर लें माउंट पिनाटुबो की, तो याद रखिएगा माउंट पिनाटुबो कहां पर है, चर्चा हो चुकी है, कहां पर, फिलीपींस में, क्लियर। आपको याद आ रहा होगा मैंने आपसे कहा था कि माउंट पिनाटुबो, माउंट ताल, मेयाना और माउंट एपो ये सभी कहां से संबंधित है, फिलीपींस से संबंधित है, क्लियर। तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपके विकल्प में देखिए लिखा हुआ विकल्प बी में माउंट किलीमंजारो, ठीक है। ये जो माउंट किलीमंजारो है इसको भी देख लीजिए। तो माउंट किलीमंजारो कहां पर है, किलीमंजारो पर्वत कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे तंजानिया में, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है, तंजानिया में। और ये किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का ज्वालामुखी, तो ध्यान रखिएगा शांत ज्वालामुखी। कैसा है, शांत ज्वालामुखी, क्लियर। तो ये बात परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर। अच्छा, अगर हम पूरे विश्व में जो प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं उनको यहीं पर कोरिलेट कर दें तो आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे आपने देख लिया किलीमंजारो, ये तंजानिया में है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी तरह से याद रखिएगा माउंट पोपा, क्या नाम है, माउंट पोपा, ये कहां पर है, म्यांमार में, और ये भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, क्लियर। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी का जो एकांका गुहा है, क्लियर, अभी चर्चा भी हुई है, ये भी कैसा है, शांत ज्वालामुखी है, क्लियर। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा ईरान में जो देमबंद है ज्वालामुखी, ये भी कैसा है, शांत ज्वालामुखी है। पाकिस्तान का
कोह सुल्तान, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ये भी कैसा है? शांत ज्वालामुखी है। इसी तरह से इक्वेडोर का चिम्बराजो, ये जो चिम्बराजो ज्वालामुखी है इक्वेडोर का, ये भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने इस प्रश्न में जो विकल्प दिया था उसको भी देखा और यहाँ पर जितने प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं उनको भी यहाँ पर आपने कवर कर लिया। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ ज्वालामुखी के नाम है और दूसरी तरफ देश के नाम है, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर विकल्प ए में लिखा है सबनकाया। अभी देखिए पीछे अगर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यही पूछा था पहला सबनकाया। तो देखिए सबनकाया कहाँ पर है? तो वहां पर स्पष्ट बात हो गई थी पेरू में। क्लियर? तो यहाँ पर आप सबनकाया को पेरू से कोरिलेट करेंगे, ए को दूसरे के साथ। अगला दिया माउंट एटना, तुरंत आप इटली से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को पहले के साथ। अगला दिया है कोलिमा। कोलिमा कहाँ पर? मैंने आपको कई बार बताया कोलिमा कहाँ पर है? मैक्सिको में, यानी आप सी को कोरिलेट करेंगे चौथे के साथ। और माउंट मेरापी को इंडोनेशिया के साथ कोरिलेट करेंगे, यानी डी को तीसरे के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? 2 1 4 3 और 2 1 4 3 के आधार पर यहाँ पर इस प्रश्न का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो अब तक आप नहीं पढ़े? आपने जितने नाम यहाँ पर दिए हैं वो सब देख लिए। क्लियर? अगला देखिए, तो ध्यान रखेंगे सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको में और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प में जो नाम दिया गया है सी विकल्प, देखिए क्या लिखा हुआ है? किलायू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किलायू क्या है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब जरा ये भी बात देखिए कि किलायू कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो किलायू है ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये जो किलायू ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। और अभी हम लोगों ने इस बात को कई बार देख लिया कि अगर ज्वालामुखी कोई पूछ ले तो भूपटल का वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसी को कहते हैं। अच्छा, विकल्प में देखिए फ्यूजियामा है जो कि कहाँ पर है? जापान में, विसुवियस इटली में, कोटापैक्सी इक्वेडोर में। क्लियर है? तो इनको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसी प्रश्न में यदि विश्व के सभी सक्रिय ज्वालामुखी को अगर कवर कर लें तो ये प्रश्न बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए विश्व के अगर हम सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू को देख चुके हैं जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, तो यहीं पर एक और देख लीजिए जो कि यूएसए के हवाई द्वीप पर है, वो कौन सा है? मोना लाओ। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे यूएसए के हवाई द्वीप पर आपको किलायू और मोना लाओ ये दोनों ध्यान में रखना है। क्लियर? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पापुआ न्यू गिनी। ये जो पापुआ न्यू गिनी में है उसका नाम क्या है? तो उसमें है लांगिला व बागाना। क्या नाम है? लांगिला और बागाना। इनको ध्यान में रखना है पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में अगर हम बात कर लें सक्रिय ज्वालामुखी की तो इसमें आप ध्यान रखेंगे समेरू, मेरापी और दुकोनो। ध्यान रखेंगे समेरू, मेरापी और दुकोनो, ये सभी कहाँ से? इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला है ताना द्वीप। ताना द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है यासुर। क्या नाम है ज्वालामुखी का? यासुर, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? ताना द्वीप पर। क्लियर? यानी वनुआतू में। क्लियर? अगला है इटली का सिसिली द्वीप, और सिसिली द्वीप पर कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह से लिपारी द्वीप पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? स्ट्राम्बोली। क्लियर? और स्ट्राम्बोली को आप एक संदर्भ और पढ़ चुके हैं कि भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह से इक्वेडोर में कोटापैक्सी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर भारत के संदर्भ में आपने पढ़ रखा है कि भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में कौन सा? बैरन द्वीप पर। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? ओजोस डेल सलाडो। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजोस डेल सलाडो, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अलावा अंटार्कटिका में रॉस द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? माउंट इरेबस। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी देख लिया है। अगर आपको याद होगा तो कोई बात नहीं है, अगर आपको यहाँ पर याद नहीं है तो रिवीजन के दृष्टिकोण से आप उसको निश्चित रूप से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एटना। अब यहाँ पर सूची को आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर विकल्प ए में लिखा हुआ है एटना। तो एटना को आप कहाँ से कोरिलेट करेंगे? सिसिली से। अभी हमने आपको बताया सिसिली द्वीप पर है एटना, और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ए को सुमेलित कर दीजिए किसके साथ? सिसिली के साथ, यानी ए को चौथे के साथ। फिर उसके बाद अगला है विसुवियस। विसुवियस कहाँ पर है? विसुवियस इटली में। ये भी आप पढ़ चुके हैं। विसुवियस कहाँ पर है? इटली में, यानी आप बी को तीसरे के साथ कोरिलेट कर दीजिए।
एरेबस, एरेबस को किससे? रॉस द्वीप पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रॉस द्वीप पर क्या है? एरेबस। तो यहां पर आप सी को कोरिलेट करेंगे किसके साथ? रॉस द्वीप के साथ, यानी पहले के साथ। कोटापैक्सी, तो कोटापैक्सी कहां पर? इक्वेडोर में, क्लियर है। और अभी आपने देखा है कोटापैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और कोटापैक्सी इक्वेडोर, यानी डी को दूसरे के साथ। कोड क्या बन रहा है? 4 3 1 2। और 4 3 1 2 के आधार पर यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे एटना सिसिली में, विसुवियस इटली में, एरेबस रॉस द्वीप पर, कोटापैक्सी इक्वेडोर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी? यहां पर पहला नाम दिया है एकांका गुहा। तो देखिए एकांका गुहा के संदर्भ में अभी आपने पढ़ा है कि एंडीज पर्वत श्रेणी पर यह शांत ज्वालामुखी है एकांका गुहा। और यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी आपका आंसर नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है कोटापैक्सी। देखिए कोटापैक्सी जो है ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको पता है कि एटना और कोटापैक्सी, यानी यहां पर दूसरा और तीसरा, ये दोनों आप देख रहे हैं कि क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, क्लियर। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एटना कहां पर है? तो आपने ये देखा है कि एटना कहां पर है? भूमध्य सागर में, सिसिली के पूर्व तट पर, क्लियर है। और वहीं पर कोटापैक्सी कहां पर है? तो कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में है, क्लियर। तो ये दोनों तो सक्रिय हो गए। फ्यूजियामा की बात करें तो याद रखिएगा, मैंने आपको जब फ्यूजियामा बताया था पूर्व में, तो मैंने आपसे कहा था कि फ्यूजियामा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है, क्लियर। तो यानी ये जापान में है और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी ये भी नहीं होगा। तो यहां पर आपका दूसरा और तीसरा ये उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का। तो इस प्रकार डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सभी आपने देख लिया। तो ध्यान रखेंगे एटना और कोटापैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, जबकि जो फ्यूजियामा है ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। एकांका गुहा की बात करें तो शांत ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर हम एटना को और डिटेल में देख लें तो एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है, वहीं कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में है, और जापान में फ्यूजियामा अवस्थित है, क्लियर। और याद रखेंगे एकांका गुहा दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर भी है, क्लियर। तो ये सभी बातें आप इनके संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौना लाओ उदाहरण है किस प्रकार के ज्वालामुखी का? तो याद करिए, जब मैं अभी आपको सक्रिय ज्वालामुखी बता रहा था और मैंने आपसे बताया कि हवाई द्वीप यूएसए में दो सक्रिय ज्वालामुखी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, एक है किलायू और दूसरा है मोना लाओ। तो यहाँ पर आपका मोना लाओ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लाओ, यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये देखिए कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा मोना लाओ ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कैसे होते हैं, क्यों इनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रायः विस्फोट होता रहता है और उद्भेदन भी होता रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। शंकु का निर्माण होता रहता है और जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होते हैं उसमें दीर्घ काल में उद्भेदन नहीं हुआ रहता है, यानी उसमें से कुछ लावा बाहर नहीं निकला, लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी भी अचानक क्रियाशील हो जाता है तो जनधन की अपार क्षति होती है, इसके मुख से गैस और वाष्प निकलती है, क्लियर। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके विवरण से संबंधित है? तो देखिए जो अग्निवलय है ये ज्वालामुखी से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। अग्निवलय का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से संबंधित है। अग्निवलय को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ध्यान रखिएगा ये जो अग्निवलय है ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 68% भूकंप का अनुभव किया जाता है, क्लियर। तो ये भी बात इस पर तौर पर ध्यान रखेंगे, और किस क्षेत्र में? प्रशांत महासागर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ ज्वालामुखी के नाम है और दूसरी तरफ देश के नाम है। पहला लिखा है असामा। तो देखिए जब आप पढ़ रहे थे जापान की ज्वालामुखी को तो मैंने वहां पर बताया था असामा को, तो यहाँ पर ए को आप सुमेलित कर देंगे जापान के साथ, यानी तीसरे के साथ। क्राकाटाओ इंडोनेशिया के संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं, तो बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। लाकी ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा लाकी ज्वालामुखी कहां पर है? आइसलैंड पर। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि लाकी ज्वालामुखी कहां से संबंधित है? आइसलैंड से संबंधित है, यानी आप सी को सुमेलित करेंगे किसके साथ? चौथे के साथ। ज्वालामुखी ताल, तो ज्वालामुखी ताल का संबंध कहां से? फिलीपींस से है, तो यहां पर आप डी को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। तो यहां पर आपका क्रम क्या बन रहा है? 3 1 4 2, और 3 1 4 2 के आधार पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए। तो ध्यान रखेंगे असामा जापान में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, लाकी आइसलैंड में, और ताल ज्वालामुखी कहां पर? फिलीपींस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, क्लियर है। तो देखिए मैंने कुछ बातें आपको ज्वालामुखी क्रिया से पहले बताई हैं। यहां पर लहर, लैपिली और टेफ्रा, इन तीनों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, लेकिन जो टालस शब्द दिया गया है इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई
टालस का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, टालस का संबंध हिमानी से, हिमानी प्रक्रिया से संबंधित है टालस। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि टालस ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि टालस के अलावा लहर, लैपिली और टेफ्रा, इनका संबंध कहाँ से है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपने पिछले अभी एक प्रश्न के दौरान आपने देखा था कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। उसमें लैपिली का नाम भी लिखा हुआ था। लैपिली के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि विखंडित पदार्थ जो हैं वो क्या है, जो मटर के दाने के आकार के टुकड़े में होते हैं उन्हीं को लैपिली कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। टफ को मैंने बताया था कि जो धूल और राख से बने हुए चट्टानी टुकड़े हैं उनको टफ कहते हैं। बॉम्ब के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक के व्यास वाले बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको बाम्ब कहते हैं। इसी तरह मैंने आपसे ब्रेसिया का जिक्र किया था कि जो कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े होते हैं उनको ब्रेसिया कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के टर्म्स जो हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे। जहां तक की बात रही टालस की, तो ये स्पष्ट है कि ये किससे संबंधित है? हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है टालस। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर एक बात ये पूछी जा रही है कि ज्वालामुखी क्रिया, तो इसको तो आपने कई बार देख लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने और भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने तथा धरातल पर प्रकट होने तथा शीतल होकर ठंडा होकर रवेदार एवं अर्ध रवेदार सेलों के निर्माण तक की सारी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है। क्लियर? और इसके बारे में आपने डिटेल बातें पढ़ ली हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? वल्केनियन। कौन सा? वल्केनियन। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है और विस्फोट बहुत कम होता है। स्ट्राम्बोली की अगर हम बात कर लें तो स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है वो हवाईयन तुल्य से कुछ अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होती है। क्लियर? और वहीं पर वल्केनियन तुल्य का जो विस्फोट है वो प्रायः भयंकर उद्गार के साथ होता है। इसीलिए आपने इस प्रश्न का आंसर किया है विकल्प सी, वल्केनियन। ये ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक होता है। क्लियर? यानी अगर हम यहाँ पर दिए गए ज्वालामुखी उद्गार की बात करें तो उसमें सबसे कम या शांत ढंग से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो हवाईयन का होता है। उससे थोड़ा सा अधिक विस्फोट के साथ जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो कहाँ पर होता है? स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी उद्गार में। इसके बाद आता है वल्केनियन। यहाँ पर भयंकर उद्गार होता है ज्वालामुखी विस्फोट में। क्लियर? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है ये सबसे विनाशकारी होते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी होते हैं। चूंकि ऑप्शन में पीलियन तुल्य ज्वालामुखी नहीं दिया है तो यहाँ पर जितने विकल्प में नाम दिए गए तो उसमें आपने कह दिया कि वल्केनियन सर्वाधिक विस्फोटक होता है। लेकिन ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होता है। अगर हम बात कर लें विदर की, विदर का मतलब दरारी उद्गार। ये विदर या दरारी उद्गार वाले धरातल में दरार पड़ जाने के कारण ज्वालामुखी कम विनाशकारी होते हैं। क्लियर? तो इस टर्म्स को भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है भूकंप। भूकंप से संबंधित यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस में होता है? तो याद रखेंगे भूकंप की जो तीव्रता का मापन है वो रिक्टर पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो आपने ये देख लिया कि भूकंप की तीव्रता का मापन जो है ये रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि इसका आविष्कार किसने किया था तो स्पष्ट याद रखेंगे चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स एफ रिक्टर महोदय के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा ये एक लघु गुणक पैमाना है जिसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता तक के भूकंप आ चुके हैं। लघु गुणक पैमाने होने के कारण प्रत्येक भूकंपी तरंग के आयाम में वृद्धि उसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि रिक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होती है। क्लियर है? अब आपको स्पष्ट हो गया कि 10 गुना वृद्धि का मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो बात कही जा रही है कि प्रत्येक भूकंपी तरंगों के आयाम में वृद्धि उसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है कि रिक्टर पैमाने पर अगर 4 गहनता के भूकंप द्वारा भूमि में जो कंपन है वो 3 गहनता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होगा। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और जरा इंक्लूड करिए भूकंपी लहरों की। क्लियर? तो देखिए भूकंपी लहरों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहली श्रेणी है जिसको कहा जाता है प्राथमिक तरंगे, या इसको इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं, तो इसलिए इसको पी तरंगे कहा जाता है। क्लियर है?
या इसको संपीड़नात्मक तरंग भी कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि इसको प्राइमरी वेव्स कहें या कॉम्प्रेशनल वेव्स कहें या पी वेव्स कहें। क्लियर है? देखिए, ये जो प्राथमिक या संपीड़ितात्मक या पी तरंगे होती हैं, ये सर्वाधिक वेगमान होती हैं, यानी इनका वेग सबसे ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं कौन? पी तरंगे। याद रखिएगा, पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस इन पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। और ये जो पी तरंगे होती हैं, ये ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती है। क्लियर है? ये आपने देख लिया। जो दूसरी श्रेणी है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ लहरें। क्लियर है? या इनको एक नाम दिया जाता है आड़ी लहरें। ठीक है? अगर इसको इंग्लिश में आप ध्यान में रखें, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्लियर है? ये ऐसी लहरें हैं जो जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। याद रखिएगा, ये जो अनुप्रस्थ लहरें हैं, अधिकतर आप इनको द्वितीय लहरें के नाम से जानते होंगे या इनको गौड़ लहर कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इनको द्वितीय लहर क्यों कही जाती है? जैसे अभी आपने देखा था कि जो पी तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, या जो संपीड़नात्मक तरंगे हैं, यानी पी फॉर प्राइमरी। ठीक है? तो अनुप्रस्थ लहरों को द्वितीय लहरें क्यों कहते हैं? द्वितीयक लहरें इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। क्लियर है? तो ये बात आपने देख ली। यहां पर अनुप्रस्थ लहरें या द्वितीयक लहरों के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। क्लियर? ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अगला जो डिवीजन है वो है धरातलीय लहरों का, यानी सरफेस लॉन्ग वेव्स का। तो देखिए, ये तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं क्योंकि इनका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। किसका? धरातलीय तरंगों का। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि धरातलीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, सिस्मोग्राफ का। किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। यानी सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन के लिए किया जाता है। क्लियर है? किसका? सिस्मोग्राफ का। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप तरंगों के मापन के लिए किया जाता है और सिस्मोग्राफ एक ग्राफ आउटपुट है। सिस्मोग्राफ भूकंप की घटना या समय रिकॉर्ड करने का एक उपकरण है। तो ध्यान रखेंगे एक शब्द में इस बात को कि अगर पूछा जाए कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ऐसा यंत्र जो भूकंप तरंगों के मापन का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की वह सतह यानी पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है ईपी सेंटर। क्लियर है? अगर आप इंग्लिश टर्म्स को याद रख सकें तो ये काफी अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसको ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ईपी सेंटर कहा जाता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है भूकंप मूल या उसको फोकस कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप फोकस और एपिसेंटर इन दोनों में आप अंतर ध्यान में रखेंगे क्योंकि विकल्प में ये दोनों बातें दी गई हैं। तो पृथ्वी की जिस सतह पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको ईपी सेंटर यानी हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं, और जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको भूकंप मूल कहा जाता है या फोकस कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जहां सबसे पहले भूकंपी लहरों का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ईपी सेंटर कहते हैं। और भूकंप आने के पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? तो स्पष्ट याद रखेंगे, रेडॉन। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है यहां पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये बात यहां पर बिल्कुल सही है कि जो परिप्रशांत मेखला है ये सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। कारण में कह रहा है कि यह मेखला विवर्तन की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंप का स्रोत है, इसीलिए इस परिप्रशांत मेखला को सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए जरा इसको यहाँ पर डिटेल में भी देखते हैं। देखिए, जो परिप्रशांत मेखला है ये सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यह मेखला विवर्तनिकी की दृष्टि से अति सक्रिय है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सुनामी की। देखिए, सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। कई बार
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुनामी कहाँ से संबंधित भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखेंगे जापानी भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें। क्या होता है? तट पर आती हुई समुद्री लहरें। ये वस्तुतः बहुत लंबी और कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं जो मुख्य रूप से समुद्री भूकंप द्वारा उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरों के साथ जल की संपूर्ण गहराई तक जाती हैं और इसलिए ये अत्यंत क्या होती हैं? प्रलयकारी होती हैं और सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। क्लियर? तो ये कुछ बातें आपने देख ली सुनामी से संबंधित। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। क्लियर? आइए ड्रेनेज सिस्टम और द रिवर साइड सिटीज के स्टेप। यहाँ पर एशिया के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर यांगसी नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर शहरों का नाम ही नहीं दिया गया, केवल जो कूट दिए गए हैं वो यहाँ पर है। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से देख लेते हैं। देखिए ये जो यांगसी नदी है या यांगटीसी नदी जो है ये विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये है, यानी यांगसी नदी या जियांग नदी या इसको यांगटीसी नदी कहते हैं, ये विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूरी तरह से एक ही देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरी तरह से एक ही देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपका जवाब क्या होगा? यांगसी नदी, जो सेकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा की ओर लगभग 6276 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में भी उन शहर का नाम नहीं दिया गया है जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, वो मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है। तो देखिए आइए विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा, सुलेमान और किरथर पर्वत पहाड़ी क्षेत्र के पूर्व में। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे सुलेमान और किरथर जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके पूर्व से पाकिस्तान में सिंधु नदी होकर बहती है। क्लियर? यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये बात आपने भारत के भूगोल में ही पढ़ रखा है कि जो सिंधु नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है और ये तिब्बत से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है जहां गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से होकर बहती हुई कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो याद रखेंगे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और सतलज। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि मिकांग नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मिकांग नदी का उद्भव कहाँ पर है? तिब्बत के पठार से। अगला कह रहा है कि मिकांग का जो डेल्टा है ये दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है मिकांग बहुत फेमस नदी है और इसका डेल्टा कहाँ पर है? तो वियतनाम में है और किसके पास है? दक्षिण चीन सागर में। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे वियतनाम के पास दक्षिण चीन सागर के पास इसका डेल्टा है किसका? मिकांग नदी का। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ बातें जरा ध्यान दीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है मिकांग नदी। क्लियर? जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट कर लेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग नदी, और किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब या दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है? तो याद रखेंगे मिकांग नदी को। मिकांग नदी के उद्गम के बारे में अभी चर्चा हो चुकी है कि तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये आगे बढ़कर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। कौन? मिकांग नदी। क्लियर? देखिए मिकांग नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मीनाम, और मीनाम और मिकांग ये डेल्टा जो है ये वियतनाम में एक सिटी है जिसका नाम क्या है? हो ची मिन्ह, और इसी के निकट दक्षिण चीन सागर में ये डेल्टा बनाती है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फरात नदी यानी यूफ्रेटस नदी निम्नलिखित उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि फरात यानी यूफ्रेटस ये दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अभी आपने क्या पढ़ा था पिछले प्रश्न में? तो पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? मिकांग नदी, और मिकांग नदी को ही दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब या दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। क्लियर? और उसका उद्गम कहां से था? तिब्बत के पठार से।
यहां पर फरात नदी के संदर्भ में अगला स्टेटमेंट लिख रहा है कि ये 4 देशों से होकर बहती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि ये जो फरात नदी है, ये कहां से उद्भव होता है? तो ये अर्मेनियाई उच्च भूमि से इसका उद्भव होता है और उसके बाद सीरिया और इराक में ये बहती है। क्लियर है? और लास्ट में आप देखेंगे कि फारस की खाड़ी में आकर ये अपना जल गिराती है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, इसलिए ए विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। यूफ्रेटस यानी फरात नदी जो है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तुर्की के अर्मेनियाई उच्च भूमि से होकर सीरिया और इराक में बहती है। क्लियर? ये सत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस यानी दजला नदी से मिलती है और लास्ट में फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप सूची को सुमेलित करिए। एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उससे अवस्थित देश के नाम। जैसे विकल्प ए देखिए, लिखा हुआ है बाम्बे रामो। बाम्बे रामो, अब ये बाम्बे रामो का संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, बाम्बे रामो का संबंध इंडोनेशिया से। किससे? इंडोनेशिया, यानी ए को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। कारून नदी की बात करें तो इसका संबंध ईरान से है, यानी बी को दूसरे के साथ। मेघना नदी की बात करें तो बांग्लादेश से संबंधित है, यानी सी को तीसरे के साथ। और महावेली गंगा का संबंध श्रीलंका से है, तो डी को चौथे के साथ। तो यहाँ कोड क्या बन रहा है? 1 2 3 4, और यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे कि माम्बे रामो ये जो नदी है इंडोनेशिया से संबंधित है, कारून नदी ईरान से संबंधित है, मेघना नदी बांग्लादेश से, और महावेली गंगा नदी का संबंध श्रीलंका से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत पॉपुलर है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे पद्मा के नाम से। यानी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और जब गंगा नदी के प्रवाह को हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहां पर डिटेल में इस पर चर्चा हुई है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा वात्सव में अलकनंदा और भागीरथी का सम्मिलित नाम है। क्लियर है? और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, साल्वीन नदी। क्लियर है? अच्छा, ये साल्वीन नदी कहाँ की है? तो देखिए, आपको पता होगा कि जो साल्वीन नदी है ये तिब्बत के क्यूलून पर्वत से इसका उद्गम होता है। क्लियर है? और अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो याद रखेंगे, अपना जल गिराती है मर्तवान की खाड़ी के दक्षिण में। क्लियर है? और ये कहाँ पर? दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्या नाम है नदी का? साल्वीन नदी। क्लियर है? तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। साल्वीन नदी एशिया की वो नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर जो पहली नदी दी गई है वो है ओब नदी। देखिए, ओब नदी जो है इसका उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत से, और ओब नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ओब की खाड़ी में। क्लियर है? अगली नदी है आमूर नदी। देखिए, आमूर नदी का जो उद्गम स्थल है ये सिल्का रूस आर्गून के संगम पर है। क्लियर है? और आमूर नदी अपना जल कहाँ गिराती है? टाटर स्ट्रेट्स। क्लियर है? अगली है लीना नदी। लीना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बेकाल पर्वत रूस से, और लीना नदी जो अपना जल गिराती है वो कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में। अगली नदी जो कि विकल्प में थी साल्वीन नदी। साल्वीन नदी तिब्बत क्यूलून पर्वत से निकलती है, और साल्वीन नदी मर्तवान की खाड़ी के दक्षिण में अपना जल गिराती। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सूची को सुमेलित करना है, और यहाँ पर एक साइड में नदी का नाम है और दूसरे तरफ मुहाने पर जलाशय का नाम है। सबसे पहले लिखा हुआ है जिस नदी का नाम वो है ओरिनिको। ये जो ओरिनिको नदी है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? अंध महासागर से। क्लियर है? तो यहाँ पर ए को आप सुमेलित कर देंगे तीसरे के साथ। अगली नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी का संबंध कहाँ से होगा? गिनी की खाड़ी से। क्लियर? तो बी को आप सुमेलित कर दीजिएगा पहले के साथ। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी के कहाँ से? तो याद रखेंगे कैस्पियन सागर से। क्लियर? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर से, तो सी को सुमेलित करिए चौथे के साथ। और लास्ट है आमूर नदी। आमूर नदी कहाँ से? प्रशांत महासागर। क्लियर? तो ये डी विकल्प जो है ये दूसरे के साथ कोरिलेट होगा, और जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3 1 4 2, और 3 1 4 2 के आधार पर यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ओरिनिको नदी ये अंध महासागर से, नाइजर नदी गिनी की खाड़ी, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर से, और आमूर नदी का संबंध कहाँ से? प्रशांत महासागर से है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ देश का नाम है। पहली नदी लिखा वांगो नदी, ये चीन से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। लीना नदी,
अभी आपने पढ़ा है लीना नदी के बारे में। अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि बैकाल पर्वत रूस से इसका उद्गम है और आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। याद है ना आपको? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी आप डिटेल में प्रश्न को कवर करेंगे तो निश्चित रूप से जो संभावित प्रश्न है उसको आप टारगेट कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लीना रूस बिल्कुल सही है। मिकांग, ये भी आप पढ़ चुके हैं। मिकांग नदी कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा, मिकांग नदी आपने पढ़ा है लाओस और कंबोडिया से संबंधित। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मिकांग नदी को कहाँ से कोरिलेट करेंगे? लाओस और कंबोडिया से। और डार्लिंग नदी, ये भी आपने पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मिकांग नदी का संबंध लाओस और कंबोडिया से है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं तो हांगो नदी चीन में, लीना नदी रूस से संबंधित है, मिकांग नदी लाओस और कंबोडिया से, और डार्लिंग नदी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वांगो नदी अपना नदी गिरती कहाँ, यानी अपना जल कहाँ गिराती है? तो ध्यान रखिएगा, वांगो नदी जो है ये चिहिल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है? कहाँ पर जल गिराती है? चिहिल की खाड़ी में वांगो नदी अपना जल गिराती है। तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो वांगो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये क्यूनलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी, जिसको आप कहते हैं पीत सागर, इसमें अपना जल गिराती है। और आपको ये भी पता है, ये कई बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्लियर? तो दो तीन बातें देखिए, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, पहली बात। इसका उद्गम की बात करें तो वांगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और कहाँ जल गिराती है? तो चिहिल की खाड़ी यानी पीत सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? ये भी प्रश्न हो चुका है अगर आपको याद हो तो ध्यान रखिएगा, दजला और फरात के संगम पर कौन स्थित है? तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, बसरा। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो बसरा है ये दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, दजला एवं फरात के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक देश की राजधानी बगदाद है और ये किस नदी के किनारे पर है? यानी जो बगदाद ऑप्शन में दिया गया है ये इराक की राजधानी है और ये दजला यानी टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। कल ही की क्लास में ये बात आपने देखी है। क्लियर? और यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख शहर की बात कर लें तो करबला और आबादान शामिल है। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ शहर के नाम है। तो देखिए, यहाँ पर पहली नदी लिखा है इरावती नदी। ये जो इरावती नदी है इसका संबंध कहाँ से होगा? यांगून से। क्लियर है? यहाँ पर आप ए को सुमेलित कर दीजिए तीसरे के साथ। अगली नदी है रेड रिवर। रेड रिवर का संबंध कहाँ से होगा? हनोई से, यानी बी को सुमेलित करिए दूसरे के साथ। अगली नदी का नाम है मीनम नदी। मीनम नदी का संबंध कहाँ से होगा? बैंकॉक से। क्लियर है? यानी सी को सुमेलित कर दीजिए पहले के साथ। और अगली नदी का नाम है मैकांग नदी। तो मैकांग नदी को आप कहाँ से कोरिलेट करेंगे? वियंतियान से, यानी लाओस से। तो डी को सुमेलित करिए चौथे के साथ। तो जो आपका कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3 2 1 4। और 3 2 1 4 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। चार्ट के माध्यम से अगर बात कर ले तो इरावती नदी से संबंधित कौन सा शहर है? यांगून। हनोई शहर किस नदी से संबंधित है? रेड रिवर। बैंकॉक शहर किससे संबंधित है? मीनम नदी से। और वियंतियाने किसे, यानी लाओस, ये किससे संबंधित है? मैकांग नदी से। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्लियर? तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आर्य अपवाह का उदाहरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। क्लियर है? साधारण सी भाषा में समझ लीजिए, बहुत आसान शब्दों में, कि आर्य प्रवाह का मतलब क्या है कि इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित करती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा श्रीलंका। यानी आर्य अपवाह का जो उदाहरण है वो श्रीलंका प्रस्तुत करता है। ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए। तो इस बात को आपने स्पष्ट तौर पर देख लिया कि आर्य प्रवाह का उदाहरण श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रकार के अपवाह तंत्र को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय अपवाह। क्लियर है? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका आर्य अपवाह है इसी को अपकेंद्रीय अपवाह कहते हैं। और जो आर्य अपवाह है इसका उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। और इसमें नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर नदी और उनसे संबंधित देश के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पहला लिखा है पोटोमेक। पोटोमेक नदी का संबंध यहाँ पर कहाँ से है? यूएसए से। क्लियर? इस पर चर्चा हुई है कल। तो याद रखेंगे ए को आप सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। अगर हम बात कर ले नील नदी की, तो नील नदी को यहाँ पर सूडान के साथ कोरिलेट करिए, यानी बी को चौथे के साथ।
टिग्रिस नदी को किससे करेंगे? इराक के साथ, यानी सी को तीसरे के साथ, और टेम्स नदी लंदन यानी इंग्लैंड के साथ, यानी यहाँ पर डी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे और कूट क्या बन रहा है? 2 4 3 1, और 2 4 3 1 के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला देखिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पोटोमैक नदी यूएस से, नील नदी सूडान से, और टिग्रिस नदी इराक से संबंधित है, और टेम्स नदी इंग्लैंड से। क्लियर है? अगला देखिए, अब जो अगला प्रश्न है ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहले कथन में कहा जा रहा है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि रॉटरडम का जो बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये भी स्पष्ट तौर पर सही है। क्लियर? यानी यहाँ पर ये जो राइन नदी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों सही है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के मेंस में पूछा गया प्रश्न है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ऑप्शनल ज्योग्राफी 2009 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? तो ध्यान रखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा इसको डिटेल में कवर करते हैं। यूरोप में राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और जो रॉटरडम बंदरगाह है ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी की बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से ये निकलती है राइन नदी, और उसके बाद राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, यानी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। याद रखिएगा ये यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है, और ये व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूरोप में। अगला देखिए, यहां पर विकल्प ए में देखिए लिखा हुआ है सत अल अरब। देखिए सत अल अरब को आप कहां से कोरिलेट करेंगे? तो आपने देखा था बसरा से आप कोरिलेट करेंगे, और आपने ये भी देखा था कि दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है बसरा, तो यहां पर आप ए को कोरिलेट करिए दूसरे के साथ। पराग्वे, पराग्वे को किसके साथ कोरिलेट करेंगे? एनसीएन के साथ, यानी बी को तीसरे के साथ। नाइजर को किससे कोरिलेट करेंगे? नियामी के साथ, यानी सी को चौथे के साथ, और डेन्यूब को किसके साथ? वियना के साथ, यानी डी को पहले के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? 2 3 4 1, और 2 3 4 1 के आधार पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, और ये आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? तो इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार चार्ट के माध्यम से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। सत अल अरब ये बसरा शहर यानी दजला फरात, फिर उसके बाद पराग्वे ये एनसीएन, नाइजर नियामी शहर, और डेन्यूब नदी पर वियना शहर। क्लियर? ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? अभी आपने डेन्यूब नदी के तट पर एक देख लिया वियना, तो देखिए, और यहां पर विकल्प ए में वियना लिखा भी है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है? और यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्लियर? अब आइए देखते हैं दूसरा लिखा है बुडापेस्ट। देखिए जो बुडापेस्ट है ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है, और बुडापेस्ट की राजधानी किसकी है? ये हंगरी। क्लियर? अगला लिखा हुआ है बेलग्रेड। देखिए जो बेलग्रेड है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बेलग्रेड का भी संबंध जो है डेन्यूब नदी से है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि बुखारेस्ट। देखिए बुखारेस्ट की बात करें तो रोमानिया से संबंधित है। क्लियर है? तो ये भी डेन्यूब नदी पर है। तो यहाँ पर विकल्प में जो चारों नाम दिए गए हैं ये चारों नाम डेन्यूब नदी से संबंधित है, तो इसलिए ये प्रश्न क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड हो गया है। ठीक है? ये विवादित प्रश्न की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पर सभी नाम विकल्प के उस नदी से संबंधित हैं, डेन्यूब नदी से। देखिए ये जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप की 5 राजधानी से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? बुखारेस्ट, ठीक है, तो ये रोमानिया से संबंधित है। बेलग्रेड ये यूगोस्लाविया से संबंधित है। बुडापेस्ट हंगरी से संबंधित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ब्राटिस्लावा ये स्लोवाकिया की राजधानी है, और इनसे ये नदी होकर गुजरती है। क्लियर हो गया? ये स्पष्ट याद रखिएगा कि बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है, यहाँ से डेन्यूब नदी, यूगोस्लाविया राजधानी क्या? बेलग्रेड, डेन्यूब नदी यहाँ से होकर गुजरती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जहाँ से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जहाँ से डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, तो यहाँ से भी डेन्यूब नदी होकर गुजरती है। अब देखिए डेन्यूब नदी के बारे में थोड़ा सा समझिए, ये कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती हुई काला सागर में गिरती है, और यूरोप के 10 देशों में ये प्रवाहित होती है। इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और
माल्डोवा। इन यूरोप के 10 शहरों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नदी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो देखिए, अगर हम वैश्विक पटल पर ऐसी नदी की बात करें जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर विकल्प डी में देखिए राइन नदी लिखा है। ध्यान रखिएगा, ये जो राइन नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। देखिए, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो राइन नदी है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहा जाता है। और संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर की बेसिन में स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सूची को सुमेलित करिए। एक तरफ नगर के नाम है और दूसरी तरफ नदी का नाम है। पहला नगर लिखा है लंदन, ये कई बार हो चुका है, टेम्स नदी के किनारे, यानी ए को आप सुमेलित कर देंगे तीसरे के साथ। फिर लिखा है एंटवर्प, ये जो एंटवर्प नगर है ये किस नदी के किनारे है, सेल्ट नदी के किनारे, यानी बी को आप सुमेलित कर दीजिए दूसरे के साथ। रॉटरडम, अभी चर्चा हुई है रॉटरडम की। रॉटरडम बंदरगाह जो है आपने देखा कि राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। क्लियर। और आपने ये भी देखा था कि राइन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में मिलती है। क्लियर। तो सीधे सीधे आप रॉटरडम नगर को राइन नदी यानी सी को पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग नगर को किससे, एल्ब नदी से। हैम्बर्ग को किससे, एल्ब नदी से, यानी डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे तो आपका कोड क्या बन रहा है 3 2 1 4, और 3 2 1 4 के आधार पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, तो इसको ध्यान रखेंगे, लंदन नगर टेम्स नदी पर, एंटवर्प नगर सेल्ट नदी पर, रॉटरडम नगर राइन नदी पर और हैम्बर्ग नगर एल्ब नदी पर स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्गा नदी गिरती है कहां पर। तो देखिए, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। क्लियर। स्पष्ट याद रखिएगा, वोल्गा नदी कहां पर, कैस्पियन सागर में गिरती है, तो इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जरा यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है वोल्गा नदी, ये ध्यान रखिएगा कि ये कहां से निकलती है। सबसे पहली बात तो आपको ये स्पष्ट तौर पर पता है कि वोल्गा नदी जो है ये रूस में बहने वाली नदी है, और रूस में बहने वाली नदी वोल्गा नदी, इसका उद्गम वल्दाई पठार रूस से है। ठीक है, तो वोल्गा नदी का उद्गम कहां से है, वल्दाई पठार रूस से है इसका उद्गम, और ये नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। क्लियर। और यहाँ जो विकल्प में नर्मदा और ताप्ती है ये अरब सागर में गिरती है। क्लियर। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि रूस में बहने वाली जो वोल्गा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये वल्दाई पठार रूस से है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर नदी और देश से संबंधित है। यहाँ पर पहली नदी लिखिए एल्ब नदी। देखिए, अभी चर्चा हो चुकी है क्या कि एल्ब नदी का संबंध क्या है, यहाँ पर किसको आप कोरिलेट करेंगे, यहाँ पर एल्ब नदी का संबंध जर्मनी से। क्लियर। और वहां पर कौन सा नगर आपने देखा था एल्ब नदी पर, तो याद रखेंगे हैम्बर्ग नगर। क्लियर। तो यहाँ पर आपने एल्ब को किससे कोरिलेट कर दिया, जर्मनी से, यानी ए को तीसरे के साथ। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी को आप कोरिलेट करेंगे दक्षिण अफ्रीका से। किससे, दक्षिण अफ्रीका से, यानी बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। वायर नदी, लवायर नदी कौन सी, किससे कोरिलेट करेंगे, तो याद रखिएगा इसको आप करेंगे फ्रांस से। लवायर नदी को आप फ्रांस से कोरिलेट करेंगे, यानी सी को दूसरे के साथ। और पराना नदी बहुत पॉपुलर है अर्जेंटीना से, यानी डी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे, और जो आपका कोड बन रहा है वो बन रहा है 3 1 2 4, और 3 1 2 4 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो एल्ब नदी है ये जर्मनी से संबंधित होगी, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से, लवायर नदी फ्रांस से, और पराना नदी का संबंध अर्जेंटीना से है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहां ए विकल्प में लिखा है खार्तूम नगर। खार्तूम नगर को आप कोरिलेट करेंगे किससे, नील नदी से, यानी ए को दूसरे के साथ। फिर उसके बाद अगला नगर लिखा है बी विकल्प में ब्रिजाविले। ब्रिजाविले नगर को किससे कोरिलेट करेंगे, तो जायरे नदी से। क्लियर है, तो बी को पहले के साथ। रॉटरडम अभी चर्चा हो चुकी है, राइन नदी सी को चौथे के साथ, और पेरिस को सीन नदी के साथ, यानी डी को तीसरे के साथ। तो जो कोड बन रहा है वो बन रहा है 2 1 4 3, और इस आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी देख लीजिए, खार्तूम नगर नील नदी पर, ब्रिजाविले जायरे नदी पर, रॉटरडम राइन नदी पर, और पेरिस सीन नदी पर स्थित है। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर मैच करना है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ नगर है। क्लियर। हम लोग नगर की तरफ से चलेंगे तो चीजें और आसान होंगी। यहाँ पर पहला लिखा है टोक्यो। टोक्यो किस नदी पर, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका सुमिदा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप टोक्यो को सुमिदा से कोरिलेट करेंगे तो आपका सी जो है पहले के साथ कोरिलेट हो गया। फिर उसके बाद अगला दिया है हांगकांग। हांगकांग की बात करें तो किस नदी से कोरिलेट होगा, पर्ल नदी से। क्लियर है, तो डी को आप दूसरे के साथ सुमिलित कर दीजिए। मेलबर्न की बात करें तो मेलबर्न किससे संबंधित होगी, यारा नदी से, यानी ए को आप सुमिलित करिए तीसरे के साथ। और सीन नदी अभी आपने पढ़ा है पेरिस से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो बी को सुमिलित कर दीजिए चौथे के साथ। तो यहाँ पर आपका कोड क्या बन रहा है 3 4 1 2।
और 3, 4, 1, 2 के आधार पर यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया, इस चार्ट के माध्यम से भी एक बार देख लीजिए। मेलबर्न नगर यारा नदी से, पेरिस नगर सीन नदी से, टोक्यो नदी सुमिदा सुमिदा नदी से, और हांगकांग नगर का संबंध पर्ल नदी से है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है बेलग्रेड, तो देखिए बेलग्रेड लिखा है डेन्यूब नदी से, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला करा है लिस्बन, लिस्बन किससे संबंधित है? तो देखिए लिस्बन का संबंध टंगस से है। क्लियर है? यहाँ टाइबर गलत लिखा है, यानी यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। लिस्बन का संबंध किससे? टंगस से। ठीक है, लिस्बन का संबंध किससे? टंगस से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प आपका आंसर हो गया। सी में लिखा है वारसा, और वारसा का संबंध क्या है? विस्चुला से, तो ये बिल्कुल सही है। वॉशिंगटन का संबंध किससे? पोटोमेक, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, बेलग्रेड शहर का संबंध डेन्यूब नदी से, लिस्बन का संबंध टंगस नदी से, वारसा का संबंध विस्चुला से, और वॉशिंगटन का संबंध पोटोमेक से है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफ शहर के नाम है और दूसरी तरफ नदी का नाम है, इसको सुमेलित करिए। प्राग शहर की बात करें तो प्राग शहर किस नदी पर? तो याद रखेंगे एल्ब नदी पर। तो यहाँ पर ए को आप सुमेलित करिए तीसरे के साथ। प्राग शहर किसमें? एल्ब नदी पर। कोलोन शहर किसमें है? राइन नदी पर। तो बी को आप सुमेलित करेंगे किससे? पहले के साथ। लिंज शहर को किससे? डेन्यूब नदी से। लिंज को किससे? डेन्यूब नदी से दूसरे के साथ। लियोन शहर, तो याद रखिएगा लियोन शहर का संबंध किससे? रोन नदी से। क्लियर है? तो डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे, और कोड क्या बन रहा है? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 का मतलब डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो प्राग शहर है ये एल्ब नदी पर, कोलोन शहर राइन नदी से, लिंज शहर का संबंध डेन्यूब नदी से, और लियोन शहर का संबंध रोन नदी से है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं वाले जो भी प्रश्न रहते हैं इनको आप सही से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत रहती है। यहाँ पर लिखा है बॉन नगर, बॉन नगर का संबंध किससे? राइन नदी से, ये बिल्कुल सही है। अगला है काहिरा, काहिरा नगर का संबंध किससे? नील नदी से, ये भी सही है। न्यूयॉर्क का संबंध हडसन से, ये भी सही है। वियना का संबंध अभी आपने कई बार पढ़ा है डेन्यूब नदी से, और यहाँ वोल्गा लिखा है तो ये गलत हो गया। क्लियर है? तो ये वोल्गा नदी कहाँ पर है? तो अभी आपने पढ़ा था कि ये रूस में वोल्गा नदी बहती है, और इसका उद्गम कहाँ पर पढ़ा था? वल्दाई पठार से। क्लियर है? जो रूस का वल्दाई पठार है वहाँ से वोल्गा नदी निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में। क्लियर है? ये आपने अभी पढ़ा भी था। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो वियना नगर है इसको आप किस नदी से कोरिलेट करेंगे? डेन्यूब नदी से। क्लियर है? यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ चार्ट में भी देख लीजिए, बॉन नगर का संबंध राइन नदी से, काहिरा का संबंध नील नदी से, न्यूयॉर्क का संबंध डेन्यूब नदी से, और वियना का संबंध न्यूयॉर्क का संबंध हडसन से, और वियना का संबंध डेन्यूब नदी से है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर पहला नगर दिया है सेंट पाल मिनियोपोलिस। क्या नाम है? सेंट पाल मिनियोपोलिस। ये किस नदी से संबंधित होगा? तो ध्यान रखिएगा मिसिसिपी। किससे? मिसिसिपी, यानी ए को आप तीसरे से कोरिलेट कर देंगे। खार्तूम की बात हो तो आप हो चुका है नील नदी पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बी को चौथे के साथ। बुडापेस्ट ये भी हो चुका है डेन्यूब नदी, अभी आपने देखा था 5 राजधानियों से होकर। तो यहाँ पर जो बुडापेस्ट है ये किससे? डेन्यूब नदी से, यानी सी को पहले से। नाम्पने, ये जो नाम्पने नगर है ये किससे कोरिलेट हो जाएगा? तो ये मिकांग नदी से हो जाएगा, यानी डी को दूसरे से, और कोड बन रहा है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 के आधार पर डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि सेंट पाल मिनियोपोलिस मिसिसिपी नदी से, खार्तूम नगर नील नदी से, बुडापेस्ट नगर डेन्यूब नदी से, और नाम्पने मिकांग नदी से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है हैम्बर्ग। अब हैम्बर्ग का संबंध किससे है? एल्ब नदी से। हैम्बर्ग का संबंध किससे है? एल्ब नदी से, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पहला ही विकल्प से, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपको ये स्पष्ट पता है कि हैम्बर्ग नदी का, हैम्बर्ग शहर का जो संबंध है वो एल्ब नदी से है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे जो शहर के नाम दिए जरा इसको देखिए। बेलग्रेड, बेलग्रेड शहर का संबंध किससे? डेन्यूब नदी से, अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक। कीव, कीव को मैंने पिछली क्लास में बताया था। कीव जो शहर है ये नीपर नदी पर है। क्लियर है? ये गलत हो जाए। लाहौर की भी कल चर्चा हुई थी रावी नदी पर, ये भी गलत। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपने जो अब तक चीज़ें पढ़ी हैं अगर उससे भी इस प्रश्न को आप करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। अगला देखिए, यानी जो हैम्बर्ग शहर है ये एल्ब नदी पर, बेलग्रेड शहर जो है डेन्यूब नदी पर,
कीव शहर जो है नीपर नदी पर, और लाहौर शहर रावी नदी पर स्थित है। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नीली नील नदी का स्रोत है, यानी जो ब्लू नील नदी है इसका स्रोत क्या है। तो कल की क्लास में जब नील नदी को डिटेल में बताया गया तो उसमें बताया गया था कि टाना झील। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू नील नदी है ये अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है, ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से है, टाना झील, और टाना झील कहाँ पर है, इथियोपिया में। क्लियर, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए किसी भी क्लास का कोई मैटर जो डिटेल में डिस्कस होता है वो कभी भी किसी भी प्रश्न में आपके प्रयोग में आ सकता है। क्लियर, इसीलिए ये ज़्यादा प्रयास करें कि जब कभी भी किसी प्रश्न पर चर्चा हो तो उस पर विस्तार चर्चा हो। क्लियर, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लू नील नदी, तो ये बात हो गई थी कि अफ्रीका में बहने वाली ये नदी है और इसका संबंध कहाँ से है, इथियोपिया में टाना झील से इसका संबंध है। श्वेत झील, ये जो श्वेत नील नदी है ये भी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है और इसका उद्गम स्रोत विक्टोरिया झील है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत क्या है, विक्टोरिया झील, और जो ब्लू नील नदी है इसका उद्गम स्रोत क्या है, इथियोपिया में स्थित टाना झील। क्लियर है, और एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, इसी खार्तूम के पास श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी आकर संगम बनाती है। कहां पर, खार्तूम, किसकी राजधानी है, उत्तरी सूडान की। याद रखिएगा इसके बाद इस नदी का नाम नील नदी हो जाता है। क्लियर, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। क्लियर, ये प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर, तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए मकर रेखा का मतलब क्या है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है इसी को मकर रेखा कहते हैं, और इसको 2 बार कौन काटती है, लिम्पोपो नदी। और ये जो लिम्पोपो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका के साथ बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सीमा को बनाती है। और याद रखिएगा लिम्पोपो नदी ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। याद रखिएगा जो विकल्प में पराना नदी का नाम दिया गया था, ये जो पराना नदी है ये दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि जो पराना नदी है ये जो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी है इसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और जो मर्रे डार्लिंग नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट जो है ये नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इथियोपिया, युगांडा और सूडान ये तो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, लेकिन जो चार्ट है ये नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। देखिए नील नदी के बारे में ये बात आप पढ़ चुके हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ ये भूमध्य रेखीय प्रदेश युगांडा बुरुंडी से निकलकर सूडान और मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। और ध्यान रखिएगा कि नील नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये चार्ट में नहीं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें कि सुमेलित कौन नहीं है तो पहला लिखा हुआ है बान, बान राइन नदी पर, यह बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है काहिरा, काहिरा नील नदी पर है, यह भी सही है। उसके बाद लिखा हुआ है न्यूयॉर्क हडसन नदी पर, यह भी सही है। और अगला लिखा वियना, वियना यहाँ पर ये गलत है, वियना याद रखिएगा डेन्यूब नदी। क्लियर है, वियना को किससे कोरिलेट करेंगे, डेन्यूब नदी, आप पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये वियना को आप डेन्यूब नदी से कोरिलेट करेंगे। ये चार्ट के माध्यम से भी देख लीजिए, वान राइन नदी से, काहिरा नील नदी से, न्यूयॉर्क हडसन नदी से, वियना, इसको यहाँ फिर वही लिख दिया बोलगा, इसको क्रॉस कर लेंगे, वियना को आप डेन्यूब नदी से कोरिलेट करिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है खार्तूम, ध्यान रखिएगा ये जो खार्तूम है ये नील नदी से संबंधित है। क्लियर है, ये तो सही है। अगला कह रहा है कि न्यूयॉर्क, अभी आपने पढ़ा है, हडसन, ये सही है। बर्लिन, बर्लिन का क्या है, स्प्री से, ये भी सही है। सिडनी, सिडनी क्या है, डार्लिंग नदी से। क्लियर है, तो यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सिडनी को आप डार्लिंग नदी से कोरिलेट करेंगे। यहाँ पर पहला लिखा है खार्तूम नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री और सिडनी डार्लिंग नदी से संबंधित है। क्लियर है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपने कहा था लिम्पोपो नदी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी है, कांगो नदी। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की जो कांगो नदी है यही भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी नील नदी के बाद
अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, इसे जायरे नदी भी कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो महाद्वीप है वो है उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प में नाम दिए गए हैं, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। ये संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये जो अमेजन बेसिन है, ये तो क्लियर हो गया कि संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। याद रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका का लगभग 41% एरिया कवर करती है और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्लियर है? और इसका उद्गम कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील में है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसके बीच? तो ध्यान रखिएगा, जो रियो ग्रांडे नदी है ये सीमा बनाती है कहाँ पर? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि मैक्सिको और यूएसए के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। क्लियर है? तो रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाती है। और ध्यान रखिएगा कि जो रियो ग्रांडे नदी है ये उत्तरी अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी नदी, जो कि अमेरिकी राज्य टेक्सास और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर टेक्सास को भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम पर्टिकुलर अमेरिका में राज्य स्तर पर चले तो अमेरिकी राज्य टेक्सास और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है कौन? रियो ग्रांडे नदी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। यहाँ पर लिखा बर्लिन नगर, तो याद रखेंगे बर्लिन को आप स्प्री यानी ए को चौथे के साथ, लाहौर पढ़ चुके हैं रावी नदी के किनारे यानी बी को तीसरे के साथ, न्यूयॉर्क हडसन यानी सी को दूसरे के साथ, और रोम को टाइबर नदी के साथ यानी डी को पहले के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? यहाँ पर कूट बन रहा है 4-3-2-1 और 4-3-2-1 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे बर्लिन नगर स्प्री नदी पर, लाहौर रावी नदी पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर और रोम टाइबर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक सागर तट पर नहीं है? तो देखिए अगर हम उस शहर की बात करें जो सागर तट पर नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कैनबरा। क्लियर? यानी कैनबरा जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये सागर तट पर स्थित नहीं है। क्या नाम है? कैनबरा। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये कैनबरा स्थित है, जो कि समुद्र तट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? और वहीं पर जो विकल्प में डार्विन, ब्रिस्बेन और मेलबर्न है, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है बांध। बांध से संबंधित भी आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर पहला इसमें जो प्रश्न है कि आसवान हाई डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अब देखिए अगर आपको याद हो तो इस पर चर्चा हो चुकी है कि आसवान बांध नील नदी पर। क्लियर? तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आसवान बांध है ये किस पर बनाया गया है? नील नदी पर बनाया गया है। ये नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है। इससे नहरें निकाली गई हैं और जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है और विश्व प्रसिद्ध नासिर नामक कृत्रिम झील यहीं पर है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा जो करीबा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर है। क्लियर? तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। जो करीबा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्लियर? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, यहीं पर करीबा झील भी है। और अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य बांध कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे आसवान बांध मिस्र में नील नदी पर स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है, पहली बात। दूसरे बांध की चर्चा करें तो कैंजी बांध, जो कैंजी बांध है ये नाइजर नदी पर स्थित है। क्लियर है? सेन्नार बांध की बात करें तो नीली नील नदी पर स्थित है। ये सभी ध्यान में आप रखिएगा। क्लियर है? और जाम्बेजी नदी, ध्यान रखिएगा जो जाम्बेजी नदी है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। कौन? जाम्बेजी नदी। तो जो जाम्बेजी नदी है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ए विकल्प में जो बांध दिया गया वो दिया ग्रैंड कुली। याद रखिएगा ये जो ग्रैंड कुली बांध है ये कहाँ पर? कोलंबिया में, ये बिल्कुल सही है। अगला लिखा हुबर बांध। हुबर बांध कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा टेनेसी नदी, गलत है। ये जो हुबर बांध है ये किस पर है? कोलोरेडो नदी पर। क्लियर है? याद रखिएगा हुबर बांध कोलोरेडो नदी। क्लियर है? तो ये सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न में बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी बांध देख लीजिए, नुरेक बांध। नुरेक बांध का संबंध किससे? वक्स नदी से। क्लियर? तो ये तो सही है। अगला कह रहा है कि काहोरा वासा, ये जो काहोरा वासा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर, ये भी यहाँ पर सही है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर, हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर, नुरेक बांध वक्स नदी पर और काहोरा वासा ये जाम्बेजी नदी पर है।
अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत पाक का जो बगलिहार परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो बगलिहार परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। किस पर है? चिनाब नदी पर। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बगलिहार परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। क्लियर? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। बांध की तरफ से चलते हैं। जैसे लिखा है आसवान बांध, तो देखिए जो आसवान बांध है इसका संबंध किस पे? नील नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नील नदी को पहले से कोरिलेट कर दीजिए। फिर अगला लिखा है करीबा बांध। करीबा बांध जाम्बेजी नदी, यानी डी को दूसरे से कोरिलेट करिए। पंचेत हिल बांध, पंचेत हिल बांध का संबंध किसे? दामोदर नदी से, तो बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करिए। और हुबर नदी, हुबर बांध का संबंध किसे है? तो ध्यान रखिएगा, हुबर बांध का संबंध कोलोराडो नदी से है, यानी आप ए को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे और कूट क्या बन रहा है? 4 3 1 2, और 4 3 1 2 के आधार पर डी विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, ये प्रश्न इसको ध्यान में रखेंगे। यानी आपने देखा कि जो हुबर बांध है कोलोराडो नदी पर, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, आसवान बांध नील नदी पर और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। यहाँ पर भी एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। पहला लिखा है करीबा बांध, तो अभी आप पढ़ चुके जाम्बेजी नदी, तो तुरंत आप ए को चौथे के साथ। ग्रैंड कुली बांध, ये जो ग्रैंड कुली बांध कहाँ पर? कोलंबिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बी को पहले के साथ। थ्री गार्जेज को किससे? यांगटीसी नदी। क्लियर है? तो सी को आप तीसरे के साथ। और आसवान बांध किस पर? नील नदी पर। क्लियर है? ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और कोड क्या बन रहा है? 4 1 3 2, और 4 1 3 2 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, करीबा बांध जाम्बेजी नदी, ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी, थ्री गार्जेज यांगटीसी नदी पर और आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पाकिस्तान का रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का जो रचना दोआब है ये किसके बीच है? तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि ये चिनाब और रावी नदी के बीच स्थित है। रचना दोआब चिनाब और रावी नदी के बीच स्थित है। क्लियर है? र से रावी है यहाँ पर और च से चिनाब। क्लियर? तो यहाँ पर आप बी विकल्प सही कर लेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो जैसे रचना को आपने देख लिया चिनाब और रावी नदी के बीच, जैसे आप चाज दोआब देखिए, चाज दोआब जो है ये चिनाब और झेलम के बीच में। क्लियर है? उसके बाद बारी दोआब, तो बारी दोआब में ब्यास और रावी के बीच, बिष्ट दोआब में ब्यास और सतलज के बीच, और सिंध सागर दोआब में झेलम चिनाब एवं सिंधु के मध्य ये स्थित है। क्लियर? तो ये बातें आप यहाँ पर दोआब के संदर्भ में जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लियर? अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है महासागर, सागर और प्रवाल भित्ति से संबंधित। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।